Hello students, how are you? I hope all you are good. So today we are going to discuss another topic of mathematics that is called Fourier series. So in this topic we will discuss what is the Fourier series, what are the limitations for Fourier series, what are the advantage of Fourier series. So in this topic we will discuss all the things in details. So let's see. So Fourier series is basically nothing. It is the mathematical form of any expansion of any wave function. So actually Fourier is the French mathematician or physicist who is known for his series. With the help of his series, we can analyze or expand any function in the number of terms of sine and cosine. So just read it. Joseph Fourier was a French mathematician and physicist best known for introducing Fourier series, a fundamental tool in engineering, mathematics, signal processing, heat transfer, and vibrations. So this is the details of the Fourier series. So Fourier series, there is a first limitation: the function must be periodic. So what is the periodic function? Let me explain about the periodic function. So what happens if you see the value of sine 2 pi plus theta is equal to sine theta. Similarly, the value of tan pi plus theta is equal to tan theta. तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट हुआ? यहाँ पर ये रिप्रेजेंट हुआ कि हमारे पास जो ये वैल्यू 2 पाई है, तो 2 पाई ऐड करने पे हमारे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर पाई ऐड करने पे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अगर हमारे पास एक फंक्शन x है और अगर हम इस पे एक पीरियड कोई पीरियड t जोड़ दें और ये वापस फंक्शन fx मिल जाए, ये fx भी हो सकता है, ये हम ऐसे ft में भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर ft था और इसमें हमने कैपिटल T जोड़ दिया और ये हो गया आपका ft. That means after adding the period, function remains unaltered. Such type of functions are called a periodic function, where capital T is the smallest value of the period, that is called a fundamental period. अब आता है पॉइंट कि हमें यहाँ पर इसकी जरूरत क्यों पड़ती, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था फूरियर सीरीज एक वो टूल है, मैथमेटिकल फॉर्म है, जिसके हेल्प से हम किसी भी फंक्शन का सिंथेसिस कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ये बेसिकली फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप वेव फंक्शंस स्टडी करेंगे तो वेव फंक्शंस में आपको मालूम है वेव को हम साइन और कोसाइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। ये तो हमने आपको पीरियड का एक शॉर्ट डेफिनेशन देने की कोशिश करी है। तो देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, दैट मीन्स एफ टी, repeat itself a equal interval in a abscissa, then ft is said to be periodic function। जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है, आपको मालूम है, आपको ऐसे हम समझाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। और हमें मालूम है y इज इक्वल टू, इन जनरल हम fx कहते हैं। तो x हमें मालूम है एब्सिसा है और y क्या है? ऑर्डिनेट है। ये क्या है? ये है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। और ये क्या है हमारे पास? ये है एब्सिसा। तो ये डेफिनेशन यही कह रही है, डेफिनेशन कह रही है कि अगर हम क्या करते हैं, एब्सिसा को चेंज करते हैं एक सर्टेन इंटरवल के अंदर और y में कोई चेंज नहीं आता, तो ऐसे फंक्शन को हम पीरियडिक फंक्शन कहते हैं। ये देखो क्या लिखा हुआ है, इफ एफ टी इज इक्वल टू एफ टी प्लस, ये फंडामेंटल पीरियड है, लोएस्ट वैल्यू ऑफ टी है। ये 2t करने पर, क्योंकि अगर आप साइन और कोसाइन का कर्व बनाए तो आपको मालूम है अगर ये हमारा एंगल है तो हर एक साइकिल मतलब 2 पाई मीन्स 360 डिग्री कंप्लीट होने पर साइन की वैल्यू फिर रिपीट होती है। अब दूसरे साइकिल में फिर पूरी वैल्यू रिपीट होगी। तो ये वैल्यू हर एक दो साइकिल, एक 3 एंगल घूमने के बाद, 360 डिग्री घूमने के बाद वैल्यू हमारी एज इट इज रहती है। तो देखो वही यहाँ पर लिखा है कि आपका जो साइन, कॉस और कोसेक है, इसका पीरियड कितना है? 2 पाई है। और इसी तरीके से
कॉट और टैन का पीरियड कितना है, पाई है। तो अगर आप टैन का फंक्शन होगा, टैन आपको मैंने भी एक्सप्लेन किया यहाँ पर, टैन पाई प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको मालूम होगा कि सब कुछ पॉजिटिव होता है। टैन और कॉट सब कुछ का मतलब याद करो, ए ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन और कोसाइन पॉजिटिव, टी मीन्स कॉट, और थर्ड क्वाड्रेंट ये है कॉट और टैन पॉजिटिव, और ये सी कोसेक और सेक पॉजिटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये फूरियर सीरीज का आपका बेसिक डेफिनेशन होगी पीरियड की। तो फूरियर सीरीज की पहली डेफिनेशन जो अप्लाइड है वो है फंक्शन मस्ट बी पीरियोडिक। आगे बढ़ते हैं, वही पुरानी कहानी है। फूरियर सीरीज इज अ फंडामेंटल टूल यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पीरियोडिक फंक्शन as an infinite sum of sine and cosine। कहने का मतलब ये है कि किसी भी फंक्शन को fx को हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन fx को कांस्टेंट तो हो सकता है, कांस्टेंट में बी देयर, और इसको हम साइन और प्लस कोसाइन के एक नहीं बहुत अनलिमिटेड टाइम्स ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, तो इसको हम साइन और कोसाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब फूरियर सीरीज का क्वेश्चन अराइज होता है कि यूज क्या है। ये बेसिकली फिजिक्स में यूज होती है, मैथमेटिक्स में यूज होता है, इंजीनियरिंग में आप बोलोगे सर इंजीनियरिंग में कहाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पढ़ते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर आप सिग्नल सिस्टम पढ़ते हो, नेटवर्क पढ़ते हो, नेटवर्क सिंथेसिस पढ़ते हो, इसके अलावा और बहुत सारे ईएमएफटी पढ़ते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से आपका ये बहुत वाइडली यूज होने वाला सब्जेक्ट है। हीट इक्वेशन का एनालिसिस कर सकते हैं, सिग्नल एंड सिस्टम स्टडी कर सकते हैं, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या है, हम सिग्नल प्रोसेसिंग बोले हैं, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग बोल रहे हैं, आपका बहुत जगह पे इसका हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स होते हैं वो हम पढ़ते हैं। बाकी डेफिनेशन आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको वही हम कह रहे हैं कि इसको हम क्या हाँ, here we will express the non-sinusoidal periodic function into a fundamental and its harmonic। फंडामेंटल का मतलब होता है, अभी जब आपको मैं फूरियर सीरीज पढ़ाऊंगा आप हमने दो चीज़ें पढ़ेंगे, ए एन और बी एन। A1 and B1 are called the fundamental and rest are called the harmonic। okay, so let's see the Fourier series। अब ये फार्मूला जो हमारे सामने लिखा है ये वाला, fx इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू, ये टू आप इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमारे जब ए एन का एक फॉर्मूला, ए नॉट का एक फॉर्मूला निकलेगा, ए एन का एक फॉर्मूला निकलेगा, बी एन का एक फॉर्मूला निकलेगा, तो इस फार्मूले को हम जब निकालते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये फूरियर कांस्टेंट्स होते हैं, फूरियर कोफिशिएंट्स क्या आते हैं, और इसमें यूनिफॉर्मिटी रहे इसलिए हम यहाँ पर ए के नीचे ये जो आपको दिख रहा ए के नीचे ये टू इसलिए हम रखते हैं, अदरवाइज इस टू का कोई रोल नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए हम करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो फूरियर सीरीज क्या होता है, ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन ये कांस्टेंट होगा, इसे फूरियर कांस्टेंट या फूरियर कोफिशिएंट बोलते हैं, कॉस एन एक्स प्लस सिग्मा बी एन एन साइन एन एक्स। और अगर हम सिग्मा अगर हम कॉमन ले लें, ये टर्म अगर कॉमन ले लेते तो हमारे पास ये आ जाएगा, ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। यहाँ पर क्लियरली डिफाइन कर दिया, ए नॉट ए एन एंड बी एन आर द कांस्टेंट ऑल्सो नोन एज अ फूरियर कोफिशिएंट और फूरियर कांस्टेंट। तो ये जो एक्सप्रेशन है, द अबव एक्सप्रेशन, दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज अ फूरियर सीरीज ऑफ fx। ओके, सो हमने अब तक पढ़ लिया फूरियर सीरीज क्या है, फूरियर की डिस्कवरी किसने करी, जोसेफ फूरियर ने करी, हमने इसकी स्टडी कर ली। अब हम आते हैं इसकी कंडीशन। इसमें कुछ कंडीशंस है जिसे हम डिरिचलेट कंडीशंस बोलते हैं। इन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ही फूरियर सीरीज की डिज़ाइन की गई है। तो क्या है, अगर हमारा पीरियड -π टू +π के बीच में हम पीरियड ले रहे हैं, तो क्या लिखा हुआ है, फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यूड मस्ट बी बाउंडेड। मतलब क्या होना चाहिए, सिंगल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की एक ही वैल्यू आनी चाहिए, मल्टीपल वैल्यू नहीं आनी चाहिए। फंक्शन मस्ट बी बाउंडेड हैज़ अ मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। कहने का मतलब जब हम फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हर जगह पर हर पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा आ रहा, लिमिटेड मैक्सिमम और लिमिटेड मिनिमम आएगा। फंक्शन है
फंक्शन हैज ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका कोई फंक्शन होगा, फिर आपका होगा तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर, जैसे मान लेते हैं ये फंक्शन ऐसे जा रहा है और एक पर्टिकुलर कोई लाइन डॉटेड कर लेते हैं, यहाँ पर डिसकंटिन्यूट हुआ, ऐसे गया, फिर ये ब्रेक हो गया, फिर वो यहाँ पर आ गया। बट क्या होगा, जहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा दूसरा फंक्शन वहीं से स्टार्ट होगा। तो फंक्शन मस्ट बी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अनलिमिटेड डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इसके एप्लीकेशन क्या, अभी मैंने ऊपर भी डिस्कस किया था। हम इसको हीट कंडक्शन में यूज़ कर सकते हैं, वेव इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग में यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग EMFT बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हम करेंगे, आप इमेज एंड ऑडियो कंप्रेशन में भी इस्तेमाल करते हैं, इमेज प्रोसेसिंग में भी यूज़ होता है। इसका यूज़ हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी करते हैं, जब हम सिग्नल एनालिसिस करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सब्जेक्ट का नाम होता है, तो वहाँ पर हम डेटा कैसे कम्युनिकेट करते हैं साइन और कोसाइन वेव फॉर्म्स को, तो वहाँ पर भी इसका बहुत वाइडली यूज्ड है। अब हम आते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस वही हैं जो ऊपर उसकी, अब देखो क्या है लिमिटेशंस। Although Fourier series is a powerful mathematical tool and it has a several limitations must be kept into mind. ऊपर पढ़ के आया, फंक्शन पीरियडिक नहीं होगा तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, फंक्शन मस्ट भी फाइनाइट होना चाहिए, ये कुछ कंडीशन। अब हमने आपको बताया था जो फूरियर कोफिशिएंट्स है उनकी ही वैल्यू निकालनी होती है। ए नॉट की वैल्यू को यूनिफॉर्मिटी देखो, अगर हमने A/2 ना लिया होता वहाँ पर तो ये हमारा जो है तो ये देखो, ये पूरा ये टर्म इतना आपको यूनिफॉर्म मिलेगा, ये बल्कि पूरा टर्म इतना यूनिफॉर्म है आपका। देखो ये देखो, बस इस टर्म में AN में एक ये cos NX एक्स्ट्रा आ जाएगा और BN में एक sin NX एक्स्ट्रा आ जाएगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये फार्मूले हमारे पास है। और इसके बाद एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम एक काम करते हैं, हम आपको ये इसको इसमें बताते हैं कि इस फार्मूले ये आए कहाँ से, ताकि आपका और कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स मतलब हम फूरियर कांस्टेंट्स की बात कर रहे हैं। सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट fx, द फूरियर सीरीज fx इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to infinity bn sin nx, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर बता देते हैं हम, वेयर A0, AN and BN are constants। कांस्टेंट। अब यहाँ हम एडिंग डालेंगे, कैलकुलेशन फॉर A0, जो हमने फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूले को हम आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट द पीरियड इज 0, 2 पाई, 0 से 2 पाई पीरियड है, ओके। देन इंटीग्रेट इक्वेशन 1 with respect to x within limits 0 to 2 pi. This implies that 0 to 2 pi fx dx is equal to 1/2 integration 0 to 2 pi a0 dx plus integration 0 to 2 pi
सिग्मा को हम ओपन करेंगे तो ये आएगा A1, क्योंकि n इज इक्वल टू, आप देखो n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो हम यहाँ पर रखेंगे A1 cos, पहले n की वैल्यू 1 रखेंगे तो A1 cos x, फिर हम n की वैल्यू 2 रखेंगे तो A2 cos 2x प्लस डैश डैश, आपका ये चलता रहेगा, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हमको ब्रैकेट में रख देते हैं और यहाँ पर इस ब्रैकेट का ये एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और ये हो जाएगा इस ब्रैकेट के, एक मिनट रुक जाना, थोड़ा सा ब्रैकेट का मिसमैच हो रहा, थोड़ा सा हटा दो इसको, इसको हटा दो, इसको हटा दो, और होल का इंटीग्रेशन dx प्लस, अब क्या करेंगे, हम आएंगे सेकेंड टर्म पे। सेकेंड टर्म का मतलब हम बात कर रहे हैं इस टर्म की, तो अब हमारे पास क्या आएगा, इसका फिर हो जाएगा 0 टू 2 पाई, ये होगा A1 की जगह B1 साइन x प्लस B2 साइन 2x प्लस डैश डैश सो ऑन इंटू dx। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। देखो A0 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा A0/2 और dx का इंटीग्रेशन आएगा x। तो this implies that 0 to 2 pi fx dx equal to A0/2 dx का इंटीग्रेशन x 0 to this प्लस 0 प्लस 0 प्लस डैश डैश सो ऑन प्लस 0 प्लस 0 डैश डैश सो ऑन। अब मैं बता दे रहा हूँ ऐसा मैंने क्यों किया है। अगर 0 to 2 पाई है और यहाँ पर साइन एन एक्स है, ये रिपीटली नहीं बताऊंगा, dx तो इसकी वैल्यू 0 होती है, साइन 1x हो, साइन 2x हो, साइन 3x हो, फॉर अ कंप्लीट पीरियड। सिमिलरली अगर आपका 0 to 2 पाई है और यहाँ पर cos nx है, dx है, तो फॉर अ कंप्लीट पीरियड ये वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली अगर 0 to 2 पाई है और यहाँ पर है cos nx और यहाँ पर है साइन nx, साइन mx नॉट nx, दोनों एंगल मिसमैच होनी चाहिए और ये dx है तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी। इसी तरीके से कुछ फॉर्मूले और है। अगर आपका 0 to 2 पाई है, साइन nx, सिमिलर होने पर साइन nx एंड साइन mx, साइन और कॉस डिफरेंट हो जाए, साइन nx साइन mx dx, तो इसकी वैल्यू भी 0 कंप्लीट साइकिल। इसलिए वहाँ पर हमारे पास, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार के लिए, देखो क्या था, हमारे पास था cos 1, A1 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसके बाद के जितने टर्म्स आएंगे 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0, इसके बाद के सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो दिस इम्प्लाइज दैट, ये हमारे पास आया, देखो बेटा क्या आएगा, हमारे पास आएगा 0 to 2 पाई fx dx इज इक्वल टू A0/2 अपर लिमिट इंटू माइनस लोअर लिमिट, तो ये 2 पाई बचेगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट A0 इज इक्वल टू, पाई बचा इसको डिनोमिनेटर में, तो 1/पाई 0 to इन्फिनिटी 2 पाई fx dx, ये ऊपर फार्मूले के टेबल में लिखा था। तो ये फूरियर कांस्टेंट, एक फूरियर कांस्टेंट हमने निकाल लिया। हमें हर क्वेश्चन में, in each and every question we are going to find the value of A0, an and bn, and finally we will put these values in the Fourier series। जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूला है वहाँ ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब हम हेडिंग डालेंगे अगली, कैलकुलेशन फॉर an। अब क्या करेंगे, इसको इधर कवर कर देते हैं ताकि हमारे ये फॉर्मूले थे, लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई cos nx बोथ साइड्स
तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट एंड integrate with respect to x with in limit 0 to 2 पाई। तो क्या हो जाएगा बेटा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 0 टू इन्फिनिटी 2 पाई, एफ एक्स था कॉस एन एक्स, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट, पहले तो इंटीग्रेट करें 0 टू 2 पाई ए नॉट बाई 2 कॉस एन एक्स डी एक्स प्लस 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या आएगा, ए एन कॉस एन एक्स, हम मल्टी नहीं बेटा ए एन नहीं लिखेंगे तो सिग्मा नहीं लिख रहे हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस एन एक्स और ब्रैकेट में ये है कॉस एन एक्स कॉस एन एक्स और ब्रैकेट में हमारे पास है ए वन कॉस एक्स प्लस ए टू साइन ए टू कॉस 2x प्लस डैश डैश सो ऑन, ओके, और प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, और यहाँ पर आएगा कॉस एन एक्स से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में बी वन साइन एक्स प्लस बी टू साइन एक्स साइन 2x डैश डैश सो ऑन। अब देखो बेटा, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, ये टर्म एज इट इज रहेगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ए नॉट बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा, और उसके बाद क्या है, कॉस एन एक्स अकेला बचेगा, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से 0 हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा, हर टर्म के साथ कॉस एन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखो हमने क्या बोला था, जब भी एंगल मिसमैच होंगे दैट्स मीन्स 0 टू 2 पाई कॉस एन एक्स कॉस एम एक्स, एक m है एक x है तो वैल्यू 0 जाएगा, तो कॉस एन एक्स होगा, इसके बाद कॉस 1 आएगा, फिर कॉस 2 आएगा, तो सारे 0, बट यहाँ पर कहीं पर आएगा ए एन कॉस एन एक्स, तो उसकी बाद में बात करेंगे हम। सिमिलरली जब सेकंड पार्ट में जाएंगे तो देखो, एक आपका साइन है और एक आपका कॉस है, जब दोनों डिफरेंट वैल्यूज, देखो ये कॉस आएगा, यहाँ पर साइन है, फिर कॉस आएगा, फिर साइन 2x आएगा, तो जब वैल्यू मिसमैच करती है तो वो 0 हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास, एक मिनट रुक जाना बेटा, थोड़ा सा एक पेज ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास जो बच रहा हम वो लिख रहे हैं और आपको बाकी एक्सप्लेन करते हैं, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बचेगा दिस इम्प्लाइज दैट 0 टू 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, पहला टर्म 0, दूसरा टर्म 0, तीसरा टर्म 0, सब डैश डैश, लास्ट में कहीं आएगा 0 टू 2 पाई। अब समझने की कोशिश करो, एक कॉस एन एक्स हमने मल्टीप्लाई किया था, और ये आगे बढ़ते बढ़ते क्या कहीं पर आएगा ए एन और कॉस एन एक्स आएगा nth टर्म में, ये हमारा जो एक्सपेंशन था सिग्मा वाला टर्म था, और ये वो टर्म था जो हमने मल्टीप्लाई किया था, तो एक यही ऐसा टर्म बचेगा जहां पर एंगल मिसमैच नहीं होंगे। मिसमैच का मतलब है, देखो पीछे एक बार मैं चलता हूं, पीछे का मैं आप लिख कर रब कर दूंगा, 0 टू 2 पाई कॉस एन एक्स और कॉस एक्स, ये 0 हो जाएगा, 0 टू 2 पाई कॉस एन एक्स कॉस 2x भी 0 हो जाएगा। तो जितने भी एंगल मिसमैच होंगे, जब एंगल इक्वल नहीं होंगे तो 0, लेकिन जिस केस में जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं पर आकर के आपको क्या मिलेगा, ए एन, क्योंकि ये a2 के लिए था, ये a1 के लिए था, तो आएगा n cos nx, तो वो टर्म हमने लिख दिया वहां पर, और उसके बाद साइन के हर टर्म में वैल्यू मिसमैच करेगी ही, ठीक है, तो कोई सिमिलर टर्म नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। अब इसको हम कलर चेंज करके लिखेंगे,
तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास आ गया 0 to 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। मेरे एन और ए में एक्स और एन में डिफरेंस नहीं होता, इसमें से ए एन कॉमन है। इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एन एक्स इंटू डी एक्स। सिंस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2। तो अगर यहाँ पर हमारा थीटा को हम एन थीटा से रिप्लेस कर दें, थीटा की जब हमने कितना लिख दिया, एन थीटा लिख दिया, तो कितना हो जाएगा, कॉस 2 एन थीटा प्लस 1 अपॉन 2। तो इस इक्वेशन में हमारा ये पूरा रफ वर्क मैंने आपको समझा दिया है, ये डायरेक्ट करेंगे हम लोग। तो दिस इम्प्लाइज दैट 0 to 2 पाई एफ एक्स cos nx dx is equal to a naught a n 0 to 2 पाई, ये आ जाएगा cos 2n x plus 1 whole upon 2 into dx। तो this implies that 0 to 2 pi fx cos nx dx is equal to ए एन बाई 2। ब्रैकेट लगाएंगे, दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, 0 to 2 पाई कॉस 2 एन एक्स कॉस 2 एन एक्स प्लस डी एक्स तो लगाएंगे ही, प्लस इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी एक्स। बेटा मैं इतनी बार रिपीटली आपको समझा चुका हूँ कि ये आपका कॉस एन एक्स अकेला, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, यानी कन्फ्यूज हो जाओगे आप। तो ये ज़ीरो हो गया, तो हमारे पास जो बचा उसको लिखते हैं, तो ग्रीन पेन यूज़ करते हैं, लास्ट लाइन है ये। तो दिस इम्प्लाइज दैट 0 to 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स इज इक्वल टू ए एन बाई 2 ब्रैकेट में 0 प्लस डी एक्स का, इस टर्म डी एक्स का इंटीग्रेशन आएगा एक्स लिमिट 0 to 2 पाई। तो दिस इम्प्लाइज दैट 0 to 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, यहाँ पर डी एक्स छूट गया है, डी एक्स इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू ए नॉट ए एन बाई 2 इंटू ये आएगा 2 पाई माइनस 0। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं, तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल पाई बचेगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास आएगा पाई ए एन इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड में, ये आएगा एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो फाइनली क्या आ गया, ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो हमारे पास ये इसका फॉर्मूला आ गया, हमारे पास ए एन का आ गया। तो इस फॉर्मूले के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली प्रोसीड करेंगे बी एन की वैल्यू कैलकुलेट कर ले। तो हेडिंग डाल लेते हैं, कैलकुलेशन फॉर बी एन, और बी एन। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई साइन एन एक्स बोथ द sides
and integrate with in limits 0 to 2 पाई। तो आप देखते हैं हम आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इक्वेशन 1 लिखे दे रहे हैं। क्या था? एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। इसको हम एक्सपेंड करके लिख देते ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस ए वन कॉस 1x cos x प्लस a2 cos 2x प्लस a3 cos 3x प्लस डैश 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 सो ऑन प्लस, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाना है, प्लस ए एन ऐसा एक टर्म आएगा cos nx फिर प्लस डैश डैश। अब हम साइन की बात करेंगे तो क्या आएगा? प्लस b1 साइन x प्लस b2 साइन 2x प्लस डैश डैश वन बी एन प्लस बी एन साइन एन एक्स प्लस डैश 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 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो देखो बेटा, हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैं अंडरलाइन करता हूँ। हमारे लिए ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, जब इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो हम मल्टीप्लाई करने रहे हैं, दिस इम्प्लाइज दैट 0 टू 2 पाई के बीच में इंटीग्रेट करेंगे। एफ एक्स अपनी जगह पे है और साइन, ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा था, कहाँ गया? साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करें तो हम साइन एन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेशन का सिंबल डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई ए नॉट बाई 2, यहाँ पर आएगा साइन एन एक्स डी एक्स प्लस क्या आएगा? इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई ए वन कॉस एक्स और साइन एन एक्स। तो देखो इस सीरीज में डैश 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 लिखेंगे, प्लस आएगा 0 टू 2 पाई और आएगा ए एन कॉस एन एक्स और मल्टीप्लाई कर रहे तो आएगा साइन एन एक्स। तो देखो ये दोनों एंगल मिसमैच कर रहे हैं। सिमिलरली प्लस डैश डैश वी विल रिपीट दिस प्रोसेस, प्लस आएगा 0 टू 2 पाई, सारे टर्म्स लिखे जाते हैं, b1 साइन एक्स साइन एन एक्स जो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे प्लस इंटू डी एक्स तो लिखेंगे, बेटा सब में डी एक्स लिखना ही पड़ेगा, वो छूट गया लिख लेना, यहाँ पर भी डी एक्स होगा डी एक्स प्लस डैश डैश सो ऑन। यहाँ पर आएगा प्लस 0 टू 2 पाई b2 साइन 2x और जो मल्टीप्लाई कर रहे थे साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब हमारे पास क्या आएगा? तो दिस इम्प्लाइज दैट 0 टू 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 डैश डैश सो ऑन, सब 0 आएगा, प्लस यहाँ पर एक बचेगा 0 टू 2 पाई बी एन आएगा कहीं पर और बी एन के साथ साइन एन एक्स आएगा, ये सिग्मा वाला पार्ट था, और एक साइन एन एक्स हम मल्टीप्लाई कर रहे थे और इसके बाद डी एक्स, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा था एंगल मिसमैच होने चाहिए, पर यहाँ पर मिसमैच नहीं होते, बाकी प्लस 0 0 क्यों होता हम बहुत पहले बता चुके हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट अब जो बचा उसका हिसाब करना पड़ता है, 0 टू 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू बी एन कॉमन है, 0 टू 2 पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एन एक्स।
dx। अब आपको मालूम है, क्या मालूम है? हमें बेटा मालूम है सिंस cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta. So this implies that 2 sin square theta is equal to 1 minus cos square theta. Left hand cos 2 theta, not square theta. Cos 2 theta. So this implies that sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta upon 2। और क्या करेंगे हम? थीटा को रिप्लेस करेंगे। क्या करेंगे? थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं एन थीटा से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज दैट साइन स्क्वायर एन एक्स से, नॉट एन थीटा से, साइन स्क्वायर एन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 एन एक्स, क्योंकि थीटा रिप्लेस हो चुका, अपॉन 2। तो ये हम सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज दैट 0 to 2 pi एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी एन 0 to 2 pi, क्या आएगा बेटा? 1 माइनस कॉस 2 एन एक्स होल अपॉन 2 इंटू डी एक्स। दो पार्ट में ब्रेक कर दो। 0 to 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू बी एन अपॉन 2 ब्रैकेट, पहला इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी एक्स माइनस 0 to 2 पाई कॉस 2 एन एक्स डी एक्स। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ये अंडरलाइन वाला पार्ट जीरो हो चुका है, पीछे मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ। तो दिस इम्प्लाइज दैट 0 to 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, वी हैव बी एन अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स लिमिट 0 to 2 पाई। जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा? बी एन बाई 2 इंटू 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट बी एन इज इक्वल टू, पाई बी एन कर लो, पाई बी एन इज इक्वल टू 0 to 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, 1 मिनट रुक जाना। तो हमारे पास क्या समरी सीट आई? हमारे पास समरी ये आई कि दिस इम्प्लाइज दैट, हमारा हो गया बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये एक फार्मूला आ गया। तो फूरियर की समरी क्या हुई वो हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं समरी की। तो समरी क्या होगी? समरी ये होगी कि हमारे पास केवल 4 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ ये होगी, फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा एफ एक्स। हर क्वेश्चन में आपको एफ एक्स की वैल्यू दी जाएगी, ए नॉट निकालना पड़ेगा। सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। ये फूरियर सीरीज है। हमें इसमें जब क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो पहला ए नॉट निकालना पड़ेगा। 1 बाई पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, और 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 to
2 पाई fx cos nx dx, और फोर्थ पार्ट हो जाएगा bn इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई fx sin nx dx। ये तीन फार्मूले और ये फूरियर सीरीज इक्वेशन नंबर वो हर क्वेश्चन में यूज होंगे। यहाँ पर लिमिट क्या है 0 to 2 पाई, और ये भी रखती है इफ intervals are minus pi to plus pi, तो instead of using 0 to 2 pi we will use माइनस पाई टू प्लस पाई। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, फॉर्मूले ऐसे ही रहेंगे। तो ये हो गई हमारे पास फूरियर की समझ। तो फूरियर के लिए ये चार फार्मूले हमें याद रखना है, और ये जो कुछ हमने ट्रिक्स बताई हैं वो ध्यान रखना है, ठीक है। और फार्मूला याद करने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ, इतना याद रखना। देखो, चाहे आप ए एन निकाल रहे हो, ए नॉट, ए एन और बी एन, देखो ये पार्ट कॉमन है, साथ में इंटीग्रेशन और एफ कॉमन है। ए एन में केवल एक टर्म cos nx एक्स्ट्रा बढ़ता है और बी एन में sin nx एक्स्ट्रा बढ़ता है, बाकी सारा फॉर्मूला तीनों में कॉमन है। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इस लेक्चर को बाइंड करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटिंग fx इज इक्वल टू दिस for interval 0 less than x less than 2 pi and also sketch the graph for this। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सिंस fx is equal to x, इक्वेशन नंबर 1, हमें इसको एक्सपेंड करना फूरियर सीरीज में। सो वी नो दैट fx is equal to a naught by 2 plus sigma n is equal to 1 to infinity an cos nx plus cos nx plus sigma n is equal to 1 to infinity bn sin nx, इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या चाहिए, हमें fx जो हमारा फंक्शन है इसको एक्सपेंड करना है फूरियर सीरीज के टर्म में, तो हमें चाहिए a नॉट। सो कैलकुलेशन फॉर a नॉट, तो फॉर्मूला क्या होता है a नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई fx dx। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपका बेटा बहुत क्लियर होना चाहिए इस टॉपिक में, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई। क्वेश्चन में fx की वैल्यू दी हुई x, तो हमने सिर्फ fx की वैल्यू पुट करी है, बाकी कुछ नहीं किया, यहाँ पर dx आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट a नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 2 पाई, और ये आ जाएगा हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट a नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटू बेटा 1 अपॉन 2 पाई। x के प्लेस पे हम 2 पाई रखेंगे, तो x केवल x के प्लेस पे होल स्क्वायर अपनी जगह रहेगा 0 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट a नॉट इज इक्वल टू 1 ऑन पाई इंटू 1 अपॉन 2 इंटू यहाँ से आएगा 4 पाई स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास आएगा दिस इम्प्लाइज दैट a नॉट इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर।
2 पाई स्क्वायर नहीं 2 पाई, क्योंकि स्क्वायर तो कैंसिल हो चुका है, 2 पाई। तो ये हमारे पास आ गया ए नॉट की वैल्यू। अब यहीं पर हम आपके लिए कर दे रहे हैं कैलकुलेशन फॉर ए एन। चलो ए एन का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या फॉर्मूला था? ए एन इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। एफ एक्स नोन है, तो ए एन इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई एफ एक्स मीन्स एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। इसको बेटा फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे। तो दिस implies that a n is equal to फर्स्ट फंक्शन आइलट रूल के हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos एन एक्स डी एक्स माइनस, बेटा लिमिट इस बार बिल्कुल लास्ट में रखेंगे इंटीग्रेट करने के बाद, 0 अभी नहीं रखेंगे, इंटीग्रेशन डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एन एक्स डी एक्स, और इस पूरे का फिर से एक बार इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम डी एक्स लिख दे रहे हैं। So this implies that a n is equal to x अपनी जगह पे रहेगा, cos का इंटीग्रेशन हम सबको मालूम आएगा sin एन एक्स अपॉन एन। इसकी लिमिट है 0 टू 2 पाई, जो हमने नहीं लिखी थी ऊपर स्टेप में, माइनस इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा, इंटीग्रेशन का निशान, cos का इंटीग्रेशन आएगा sin एन एक्स अपॉन एन, और एक जो बाहर डी एक्स ए हिडन था, दिखा नहीं था, वो वाला। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, सी हियर ए एन इक्वल टू 1 अपॉन एन को बाहर रखा, अपर लिमिट 2 पाई साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एन तो अपने तो 2 पाई एन आ जाएगा, और लोअर लिमिट सीधे 0 रखेंगे। क्यों? मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। देखो बेटा, ये x है, और जैसे आपने x के पे 0 लिखा तो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई वो मैटर नहीं करता, पूरा वैल्यू लोअर लिमिट की 0 हो जाएगी। अब हमारे पास आएगा -1 अपॉन एन, बचे हुए साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, फिर से आ जाएगा लिमिट, अभी लिमिट नहीं लगाएंगे, बिल्कुल बाहर लग दो, 0 टू 2 पाई। तो देखो कॉस एन पाई हमेशा 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया। तो 1 इंटू 1 बाई एन इंटू 0 माइनस 0, यहाँ से ये माइनस बाहर आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये एन और ये एन मिलके हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब यहाँ पर आएगा हमारे पास cos एन एक्स लिमिट 0 टू 2 पाई। So this implies that a n is equal to, ये तो पूरा 0 हो गया, 1 अपॉन एन स्क्वायर, अपर लिमिट cos 2 पाई एन, एक्स की जब हमने 2 पाई रख दिया, माइनस cos 0। तो क्या हो जाएगा, cos 2 पाई भी 1 होता है और cos 0 भी 1 होता है, तो एन स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ए नॉट इज इक्वल टू 2 पाई, और हमारे पास आ गया ए एन इज इक्वल टू 0। ये दो वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ कैलकुलेशन फॉर बी एन, कैलकुलेशन फॉर बी एन। तो बी एन के कैलकुलेशन के लिए इसको अंडरलाइन कर देते पहले हम रेड से, ये हेडिंग है।
तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिखते हैं हम। फॉर्मूला होता है bn इज इक्वल टू 1/पाई 0 to 2 पाई fx dx, fx sin nx dx, fx sin nx dx। हम सबको मालूम है fx की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, अंडरलाइन कर देना, fx की वैल्यू x गिवन है। तो दिस इम्प्लाइज दैट bn इज इक्वल टू 1/पाई 0 to 2 पाई x sin nx dx। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का फॉर्मूला लिया, बाई पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा bn इज इक्वल टू 1/पाई ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, साइन का इंटीग्रेशन आ जाएगा, चलो लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। बेटा ये सब आप डायरेक्ट करना, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, होल का इंटीग्रेशन। तो देन ब्रैकेट क्लोज। So this implies that bn equals to 1/पाई अपनी जगह पे, x अपनी जगह पे, इंटू साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस, तो क्या आएगा माइनस कॉस एन एक्स होल अपॉन एन, और बेटा इसकी लिमिट कितनी है 0 to 2 पाई, माइनस इस पार्ट का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन इंटू डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। So this implies that bn is equal to 1/पाई इन ब्रैकेट माइनस 1/n को मैंने बाहर लिख लिया, अपर लिमिट x के प्लेस पे 2 पाई साथ में कॉस 2n पाई माइनस, जब x की जगह पे 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस 1/n को बाहर निकाला, और अभी नहीं करेंगे हम ताकि आपको कंफ्यूजन ना कर, तो हम डायरेक्ट रखते हैं बट अभी करेंगे नहीं इसको, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो दिस इम्प्लाइज दैट bn इज इक्वल टू 1/पाई इन ब्रैकेट माइनस 1/n, और cos 2n पाई की वैल्यू होती है 1, तो इंटू 2 पाई, और फिर आएगा हमारे पास प्लस 1/n², क्योंकि cos का इंटीग्रेशन होता है sin nx, और इसका जो n आया था वो उधर, और ये जगह 0 to 2 पाई, तो यहाँ से बचेगा 2n पाई, तो ये हो जाएगा bn इज इक्वल टू 1/पाई इन ब्रैकेट माइनस 2 पाई अपॉन n, यस 2 पाई अपॉन n, और बीच में है प्लस 1/n² इन ब्रैकेट साइन 2n पाई माइनस साइन 0, और साइन दोनों पाई पे भी 0 होता है, सिंस साइन 2n पाई इज इक्वल टू 0 एंड साइन 0 इज ऑल्सो 0। तो फाइनली वी हैव bn इज इक्वल टू 1/पाई इंटू माइनस 2 पाई अपॉन n, पाई पाई will cancel out, pi will cancel with pi, we left with, this implies that bn is equal to minus 2/n. So now we calculated all the values of Fourier constants. तो हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, क्या हो जाएगा a0 इज इक्वल टू, हमने कैलकुलेट किया था, याद को दिमाग में जो डाला था 2
पाई an is equal to 0 and bn is equal to minus 2 upon n. Putting these values in equation, which equation? In equation 2, जो फूरियर सीरीज का फॉर्मूला था। तो हमारे फॉर्मूला क्या था? एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2, तो ए नॉट की वैल्यू 2 पाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू 0, ये हमने ए एन की वैल्यू 0 रखी, कॉस एन एक्स प्लस सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 2 अपॉन एन, और यहाँ पे आएगा ये बी एन की वैल्यू रख दी साइन एन एक्स। तो अब हमारे पास क्या था बेटा? हमारे पास था एफ एक्स का था एक्स इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा पाई, ये पूरा टर्म प्लस 0, यहाँ से माइनस का 2 बाहर लेंगे, सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, एन 0 नहीं होता बेटा, 1 होता है, मैंने गलती कर दिया है, 0 एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। तो हमारा पास क्या है? सिग्मा के अंदर रहेगा एन, क्योंकि लिमिट एन के लिए है, तो एन पाई अपॉन एन रहेगा। तो इसको अच्छे से सजा के लिख देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू इन शॉर्ट पाई माइनस 2 सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी साइन एन एक्स अपॉन एन। इसको और भी सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा एक आंसर इन शॉर्ट हो गया आंसर। अब इन लॉन्ग इसको आंसर को अगर हम एक्सपेंड करना चाहें तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस 2, सिग्मा को ओपन करेंगे तो क्या आएगा? जस्ट अ मिनट, सिग्मा को ओपन कर दो, क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते बेटा इसके, बट प्रैक्टिस कर। सिग्मा को हम ओपन करेंगे तो आएगा साइन एक्स, मतलब एन की वैल्यू 1 है, अपॉन 1 प्लस साइन 2x अपॉन 2 प्लस साइन 3x अपॉन 3 plus dash dash so on, close this bracket, and this is the final answer for our this question. Okay, part 2। आपको कहोगे सर क्या वो मूवी चल रही जो पार्ट 2 की बात कर रहे हैं? नहीं, पार्ट 2 में आपका क्या था? स्केच द कर्व। तो वी आर गोइंग टू ड्रॉ द कर्व, स्केच द कर्व। तो स्केच करते हैं, स्केच द ग्राफ, और कहाँ से कहाँ तक? -4 पाई टू +4 पाई। चलिए, कर्व ड्रॉ करने के लिए पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये हमारे पास, इसको हम एफ टी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और इधर हम इसे टाइम एज्यूम कर ले रहे हैं। एफ टी कर लो, एफ एक्स कर लो, एफ एक्स कर लो, इधर हम इसे एक्स कर ले रहे हैं। अब अगर टी में होगा तो एक्स उसके, अब देखो पहला पीरियड हम मान लेते यहाँ पर 2 पाई पे कंप्लीट होगा, इतना 2 पाई पे। दूसरा पीरियड यहाँ पे कहीं कंप्लीट होगा 4 पाई पे। नेगेटिव में भी जाएंगे, 2 पाई एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, माइनस एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर कहीं आएगा 4 पाई। अब देखो बेटा, यहाँ पर हम डॉटेड वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये एक पीरियड का सेगमेंट था, ये दूसरे पीरियड का सेगमेंट था। इधर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हम ग्रीन पेन से लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो बेटा, हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और इसका सिंपल का मतलब है वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई एक्सिस पे। तो ये कौन सी होती है? ये होती है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हमारा हर पीरियड एक ओरिजिन की तरफ बिहेव करेगा, तो पहली लाइन आपकी ये हो जाएगी,
दूसरी लाइन हमारी ये हो जाएगी। ओके, इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास फर्स्ट सेगमेंट में जो आएगा इधर से ये आपकी एक लाइन हो जाएगी। डन। हाइट सबकी बराबर रखना और एक आपकी लाइन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो माइनस लगा दो इसके आगे, नहीं कंफ्यूजन होगा, -4 पाई। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हो गया ग्राफ। डन। So this is all about the introduction of Fourier series and one problem. So bye bye, have a nice day. We will see you in next lecture.